हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं नदी की पुकार का दूसरा अध्याय। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने ये कहानी का पहला भाग नहीं सुना है, कृपया पहले वो भाग जरूर सुन लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये कहानी, ये रहस्य समझना उतना आसान नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा था माँ का माला हाथ से गिर गया था और मोतियों के झनकार के साथ पूरा जंगल जैसे नींद से जाग उठा था। ठंडी हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। नदी के किनारे से कोई साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हर चेहरे पर डर की परत थी और रंजन का दिल सीने के भीतर तेजी से धड़क रहा था। रंजन ने कांपती हुई आवाज में कहा, रीमा रीमा, ध्यान से, तुम और मत संभाल कर। बात संपूर्ण भी नहीं हुई थी कि झाड़ियों के बीच से किसी के आने की आवाज आई। एक अनजाने डर से सबकी नजरें एक साथ उस दिशा की तरफ घूमी और फिर न्योर दिखाई दिया, पूरा भींगा हुआ, बालों से पानी टपक रहा था। हाथों में एक बुना हुआ था जाल, जैसे जंगल की बालों से किसी ने उसे पिरोया हो। हैरानी की बात यह थी कि उस जाल में थी 10 से भी ज्यादा विशाल बड़ी मछलियां, हर एक अपने आकार में अजीब, मानो किसी और जगह से आई हो। मछलियों के मुंह से झाग और तीखी गंध निकल रही थी। वो ऐसी गंध थी जो ना मछलियों की लग रही थी, ना ही नदी की, जैसे कि वो किसी शापित जगह से आई हो। रीमा ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, माँ माँ, ये क्या है? ये मछलियाँ क्या सच में यही नदी से आई है? उनके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। बस हवा एक पल को रुक सी गई। नदी के भीतर से कहीं दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। पतली, ठंडी और बिल्कुल पराई। न्योर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, बचपन जैसी मासूम हंसी, पर उस हंसी में कुछ अजीब था, जैसे वो हंसी उसके भीतर से नहीं, कहीं और से आ रही थी। वो हंसते हुए बोला, भैया देखिए, इतनी बड़ी मछलियाँ कभी नहीं मिली। अब तो आप मानोगे ना कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। न्योर की बात सुनते ही रीमा और माँ दोनों ने राहत की सांस ली। रीमा हल्का मुस्कुराई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, न्योर सही सलामत है। न्योर ने आगे बढ़कर कहा, अरे भाभी, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं भाभी? देखिए ना भाभी, सब तो ठीक है। वो हंसा। पर वो हंसी कानों में एक अजीब गूंज छोड़ गई, जैसे कोई दूर घाटी से किसी और की हंसी लौट कर आई हो। जैसे कोई उनकी हालत देखकर उनका मजाक बनाया जा रहा हो। ये हंसी थी या फिर कहे किसी की क्रुंदन, जो सिर्फ रंजन ही सुन रहा था। ये हंसी सुनकर रंजन ने अपना कान बंद कर लिए थे। न्योर ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहा, अरे माँ, पता है उस पेड़ के पीछे ना काफी औषधियाँ मिली हैं मुझे, मैं कुछ तोड़ के लाया हूँ। माँ ने वो औषधि हाथ में ली और देखते हुए बोली, तू ठीक है ना बेटा? ये तो उस नदी किनारे की बेल के पत्ते और सुगंधी के पत्ते हैं जो हम लोग सालों से खोज रहे थे। इसका यूं मिलना दुर्लभ है। बेटा, तू इसे कैसे तोड़ लाया? न्योर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ चलो, वहाँ और भी है, काफी सारी औषधियाँ हैं, और भी ले आते हैं, चलिए। न्योर ने रंजन की तरफ देखा। न्योर की आंखें पल भर को अजीब ढंग से चमकी
भैया आप भी चलो ना। रंजन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उनके भीतर डर, शक और बेचैनी तीनों जल रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नियोर, मैंने तुझे मना किया था ना वहां जाने के लिए, फिर तू वहां क्यों गया? अगर कुछ हो जाता तो? नियोर हल्के से हंसा। अरे भैया भैया कुछ नहीं हुआ ना, आप बेवजह डर रहे हैं। देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए और मछलियाँ पकड़ते हैं। नियोर के चेहरे पर अब अजीब ऊर्जा थी, जैसे शरीर में कोई और ताकत समा गई हो। उसकी आंखों में हल्की नीली झिलमिलाहट और त्वचा पर पानी की बूंदें नहीं, जैसे छोटे छोटे नीले निशान चमक रहे हो, मानो नदी का पानी उसके भीतर बस गया था। फिर रीमा ने धीरे से कहा, नियोर तुम्हारे शरीर पे ये क्या है? रंजन चुप रहा। उनकी नजरें नियोर के गर्दन पर टिक गई, वहां जहां पानी के निशान नहीं थे, बल्कि नाखूनों के गहरे नीले खरोंच थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने पानी के अंदर उसकी त्वचा को पकड़ लिया हो। रंजन कुछ पल तक उसे देखते रहा। पानी की बूंदें अब नियोर की चमड़ी पर सामान्य नहीं लग रहा था। वो बूंदें नहीं लग रही थी, वो लग रही थी जैसे कोई जीवित चीज हो, जैसे धीरे धीरे उसकी नसों में उतरती जा रही हो। और तभी रंजन की नज़र उसके कंधे के नीचे कमर के पास ठहर गई। वहाँ कुछ अजीब सा चिपका हुआ था, एक बड़ा मोटा गाढ़े रंग का खोल, घोंघे जैसा, पर काफी बड़ा था। वो चमक रहा था, पर वो चमक पानी से नहीं थी। वो अंधेरे की चमक थी, जैसे किसी काले दिल की धड़कन उसके अंदर से उठ रही हो। रंजन का गला सूख गया। धीमे कदमों से वो आगे बढ़ा। ये क्या है नियोर? इतना अजीब? उनकी आवाज फटी हुई थी। नियोर ने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी रक्तता थी, जैसे वो सुन तो रहा हो पर समझ उसे कुछ ना आ रही हो। वो बोला, कहाँ? कुछ भी तो नहीं है भैया। लेकिन रंजन नहीं रुका। वो आगे बढ़ा और धीरे से हाथ बढ़ाया और उस खोल को पकड़ लिया। क्षण भर को सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई थी, यहाँ तक कि नदी की लहरें भी एक पल को स्थिर हो गई थी। फिर उस खोल के अंदर से एक ठंडी धड़कन महसूस हुई, जैसे किसी की आत्मा सांस ले रही हो। रंजन को कुछ एहसास हुआ और उसने एक झटके में उसे कसकर पकड़ लिया। और तभी नियोर के चेहरे पर दर्द की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी नसें नीली पड़ गई थी, क्योंकि वो घोंघा नियोर के साथ क्या कर रहा था वो उसे भी पता नहीं था। नियोर अब थोड़ा सहज हुआ और अब थका हुआ लग रहा था। दूसरी तरफ वो घोंघा अब रंजन के हाथों में था, भारी, ठंडी और अजीब रूप से धड़कता हुआ, मानो कोई जीव उसके भीतर धीरे धीरे सांस ले रही हो। पानी की हल्की भाप उसके चारों ओर घूम रही थी और उस खोल से निकलती मंद नीली चमक रंजन के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कोई परछाई उनकी आत्मा में उतर रही हो। एक पल के लिए रंजन के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक लोभ भरी चमक उभर आई। उनकी उंगलियां कस गई, आंखों में एक ऐसा भाव जैसे किसी ने उन्हें कुबेर का खजाना दे दिया हो। रीमा और माँ ने भयभीत नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें थमी हुई थी। नियोर ने कांपती आवाज में कहा, भैया वो छोड़ दीजिए, वो चीज कुछ अजीब है। लेकिन रंजन ने उसकी बात काट दी। तो चुप रह। उनकी आवाज अब भारी थी, अजीब सी गूंज लिए हुए। बस अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, सब लोग घर चलो। उनके शब्दों में अब डर नहीं था, कुछ और भी था, एक अंधेरा जो धीरे धीरे उनकी रगों में उतर रहा था। रीमा ने सिर झुका लिया,
कदम भारी हो गए थे और चुपचाप सब घर की तरफ लौट रहे थे। पर चलते चलते रीमा ठिठक गई। उसके कान के पास फुसफुसाने की आवाज़ आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई पानी के भीतर से उसे पुकार रहा हो। और तभी पास रखी एक मरी हुई मछली अचानक से फरफरा उठी, जैसे किसी ने अंदर से उसे झटका दिया हो। हवा में ठंड भर गई और नदी के पार फिर वही हंसी सुनाई दी, धीमी पर साफ। कौन कहता है बहुत जैसे कोई चीज नहीं होती। ये आवाज़ सुनते ही रंजन काफ़ी डर गया। रीमा की रूह कांप गई। उसने मुड़कर देखा। नदी शांत थी, पर उसके बीचों बीच हल्की सी लहर खुद ब खुद उठी, जैसे किसी ने अंदर से धीरे से हाथ हिलाया हो। माँ ने भी सिर उठाया, चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने धीरे से कहा, रीमा बेटा, तुमने भी कुछ महसूस किया? रीमा ने सिर हिलाया। हाँ माँ, किसी की आवाज़ थी, काफ़ी पास से। और तभी एक गंध उनके नाक तक पहुंची, खून की गंध। वही तेज कच्ची गंध जो ना मछलियों की थी ना ही मिट्टी की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पास ही ताजा जख्म खोला हो, पर नदी के उस पार काली लहरों के बीच जैसे कोई उन सबको पुकार रहा था। माँ काँप उठी। उन्होंने रीमा का हाथ थाम लिया। चल बेटी, ये जगह अब हमें पहचानने लगी है, मुझे डर लग रहा है। रीमा के कदम लड़खड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे नदी के नीचे मानो किसी का दिल अभी भी वहाँ धड़क रहा हो। रंजन ने न्योर का हाथ कसकर थाम रखा था, इतनी कसावट से मानो डर रहा हो कि वो फिर से उस पार ना लौट जाए। रास्ते में न्योर बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, उस नदी की ओर जहाँ पानी अजीब ढंग से स्थिर था, पर उस सतह के नीचे कुछ हिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई साया धीरे धीरे करवट बदल रही हो। एक पल को लगा जैसे किसी ने काफी धीरे, काफी पास आकर कहा हो, वादा तो किया था, शादी में बुलाओगे। वो आवाज इतनी धीमी थी कि हवा तक कांप उठी। रीमा ने डरते हुए पीछे देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा जो अब इंसानी नहीं लग रही थी। रात का सन्नाटा फैल चुका था, बस झिंगुरों की वो आवाज। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे थे, कदम भारी, सांस टूटी हुई। रीमा का चेहरा डर से अभी भी सफ़ेद पड़ा था, जैसे डर उनकी त्वचा के नीचे जम गया हो। माँ बार बार मंत्र बुदबुदा रही थी, कोई पुरानी मंत्र। हर कुछ कदम पर वो पीछे मुड़ जाया करती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई उन्हें देख रहा हो। उनके कानों में धीरे धीरे कोई फुसफुसाहट घुलने लगी थी, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से मत जाओ, यहाँ कुछ अधूरा है। माँ की चाल रुक गई। उनकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। उन्होंने रीमा का हाथ पकड़ा, कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, महसूस हो रहा है ना, कोई हमें नदी की ओर खींच रहा है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, और तभी पीछे से एक हल्की छपाक हुई, काफी हल्की। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। नदी काफी दूर थी, पर नदी की लहरें अब विपरीत दिशा में बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुला रहा हो, धीरे धीरे वापस अपनी ओर। हवा और ठंडी हो गई, पत्ते थम गए और सिर्फ एक आवाज गूंजी,
वो छोड़ दो। रंजन का चेहरा पत्थर सा हो गया। उनके हाथों में घोंगे जैसा खोल अब और ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उनकी नसें नीली होती जा रही थी, धीमी, सर्द और जानलेवा। सबसे पीछे रंजन चल रहा था। उनके कदम भारी थे पर पकड़ मजबूत। न्योर का हाथ उन्होंने ऐसे थाम रखा था मानो डर रहा हो कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो लड़का फिर से नदी की ओर भाग जाएगा, फिर से किसी मछली के पीछे या शायद किसी पुकार के पीछे। लेकिन रंजन के चेहरे पर वो डर नहीं था, वहाँ कुछ और था। गुस्सा, बेचैनी और आंखों में एक अजीब भूखी चमक, जैसे कोई आवाज उनके भीतर से फुसफुसा रही हो। वो घर पहुंचते ही सब अंदर चले गए। माँ अभी भी मंत्र बुदबुदा रही थी। हरी माँ बच्चों को कमरे में ले जा रही थी, पर रंजन धीरे धीरे आंगन के मंदिर की ओर बढ़ा। वहाँ हल्की सी घी की लौ टिमटिमा रही थी। दिए की परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थी। कोने पे पड़ी थी सरसों की वो पुरानी टोकरियाँ, जहाँ हर रोज पूजा की सामग्री रखी जाती है। रंजन ने इधर उधर देखा। सन्नाटा था, बस दिए की लौ जल रही थी। रंजन ने धीरे से जेब में हाथ डाला। वो घोंघे जैसा खोल अपने जेब से निकाला, ठंडी लेकिन भारी। और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद सांस ले रहा हो। रंजन ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के उस घोंघे के खोल को सरसों के बीच छिपा दिया। जैसे ही रंजन ने सरसों की टोकरी पर रखा, दिया एक पल को जैसे डगमगाया। हवा नहीं थी, फिर भी वो लौ कांप उठी और कमरे के कोने से किसी की हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे, काफी धीमी, मानो कोई वहां खड़ा हो। रंजन ने पलट कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर उनकी परछाई जो अब उनसे थोड़ी बड़ी लग रही थी। और फिर दीवार के पीछे वही आवाज आई, काफी धीमी पर साफ। रंजन, उसे तूने छुपाया है ना? रंजन के होंठ सूख गए, गले पर जैसे कांटे हो गए हो, पर वो कुछ नहीं बोला, बस पीछे मुड़ा और कमरे के बाहर चला गया। धीरे धीरे दिया एकदम से बुझ गया, अंधेरा छा गया और सरसों की टोकरी के नीचे से धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई अब भी जिंदा हो। पीछे से रीमा की कांपती आवाज आई, सुनते हैं रंजन, ये क्या था और ये आवाज कैसी है? रंजन एक झटके से मुड़ा। उनके आंखों में पसीने और डर का अजीब मिश्रण था। वो फुसफुसा कर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज एक गर्जन कर गई। रीमा, कुछ नहीं। और सुनो रीमा, इस कमरे के पास और टोकरी पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, और इस कमरे के पास कोई भी नहीं आएगा। कोई मतलब कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। रीमा सहम गई, उनके होंठ सूख गए, गला रुध गया। वो बस सिर झुकाकर खड़ी रही, पर भीतर से वही सवाल गूंजता रहा, वो चीज आखिर थी क्या? कमरे का माहौल अब भारी हो चुका था, जैसे हवा में किसी ने राख मिला दी हो। रंजन ने गहरी सांस ली और पूरे घर की ओर देखा और घर के रहने वालों की तरफ सभी को काफी गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर उनकी आवाज गूंजी, धीमी पर आदेश भरी, आज से उस नदी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, ना ही उस तरफ कोई जाएगा, ना उस पानी का जिक्र करेगा, ना ही उस नदी के बारे में। समझे सब? मगर बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द होठों तक आते आते थम गए।
बस रीमा और न्योर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में भी डर था और उलझन भी। रंजन ने आगे बढ़कर न्योर के कंधे पर हाथ रखा। और न्योर, तू तो कभी उस नदी की तरफ नहीं जाएगा, और तेरी जुबान से मैं उस नदी का नाम नहीं सुनना चाहता, कभी नहीं। न्योर चुप रहा, सिर झुकाए, आंखों में नमी लिए। वो बस धीरे से बोला, ठीक है भैया, अब ये गलती फिर से नहीं होगी। न्योर की आवाज में पछतावा था, दुख था, और कुछ ऐसा भी जो रंजन नहीं सुन सका। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, पर वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। रसोई में चूल्हे की आवाजें कम हो गई थी, आंगन में हंसी अब कहीं खो गई थी। सारे घर पे बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो हर दीवार से सज रहा था। रंजन अब शायद ही किसी से बात करता, वो अब हर छोटी बातों पर चिल्लाया करते, और ये अब उनका नया चेहरा बन चुका था। न्योर रोज अपने भैया को मनाने की कोशिश करता, कभी उनके पैर पकड़कर, कभी हंसाने की कोशिश में पुरानी बातें छेड़ कर बात करता, कभी घर का सारा काम अपने ऊपर लेकर उनको आराम करने कहता। वो थकता ही नहीं था, शायद उम्मीद में था कि एक दिन उसका भैया फिर से पहले जैसा बन जाएंगे, हंसता, मुस्कुराता और प्यार से सिर पे हाथ रखने वाला बड़ा भैया। लेकिन रंजन की आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था, बस एक खालीपन था, और उस खालीपन के पीछे कुछ जंगली, कुछ अमानवीयता छुपा हुआ था। दिन अब बीतने लगे, दिन के बाद हफ्ते आने लगे, मगर धीरे धीरे घर पर जो न्योर की शादी के लिए तैयारियां चल रही थी, वो अब फीकी होने लगी। शादी का कर्मकांड, रंग, गहने, सब कुछ जैसे बिखर गया। न्योर के शादी के लिए रंजन जो कमरा तैयार करने वाला था, वो कहीं अधूरे हिस्से और क्रोध की किस्से में कहीं खो गया। घर का हर कोना अब अधूरेपन में गूंजने लगा। रीमा अब खुद को दोष देने लगी थी। वो माँ से कहती, माँ, अगर उस दिन मैं खुद को संभाल ले, थोड़ा हिम्मत दिखाती, तो शायद आज यह हालत ना होती। दोनों भाइयों के बीच शायद इतनी दूरियां ना आती। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, उनकी थकी आंखों में चिंता की लकीरें थी। बेटा, दोस्त खुद को मत दो, उन्होंने कहा। रंजन अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। रीमा ने पूछा, लेकिन क्या माँ? सासू माँ की आवाज़ धीमी हो गई। माँ ने कहा, रंजन का गुस्सा तक तो मैं समझ सकती हूँ, पर उसका ये अजीब बर्ताव, ये मुझे कुछ खटक रहा है रीमा। उसकी नज़रें अब खालीपन से समा रही है बेटा। कभी कभी लगता है वो किसी के आदेश पर चल रहा है। रीमा सिहर गई। उन्होंने धीरे से कहा, किसी और के आदेश पर? माँ, कुछ समझी नहीं मैं। माँ ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए बोली, शायद उस चीज के आदेश पर रीमा। रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा ने धीरे से सिर झुका लिया। दिन प्रतिदिन रंजन बदलते जा रहा था। ऐसा लगता जैसे शाम होते होते वो अपनी होश में नहीं रहता। कभी कभी वो शाम के अंधेरे में बिना कुछ कहे उठ जाता। रीमा ने कई बार देखा, रंजन चुपचाप रसोई से थोड़ा सा पका हुआ चावल, 2-3 मछलियाँ और कुछ गुड़ लेकर बाहर निकल जाया करता। धीरे धीरे भारी कदमों से सीधे नदी के दिशा की तरफ। रीमा दरवाजे के पास खड़ी धीरे से उन्हें जाते हुए देखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे रंजन अब उस नदी के पास और घर से दूर होने लगा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि रंजन नदी के पानी में उतरकर वो खाना नदी में समर्पित कर दिया करता। हर बार वही क्रम, हर बार वही सन्नाटा। और अब रंजन में एक अजीब सा दर्द बस गया था।
नदी किनारे जाते ही मानो उस काले पानी में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अपने पास बुलाया करता था। हर बार वो वहीं जाता तो रंजन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया करता, जैसे उस नदी की गहराइयों में कोई रंजन का दर्द सुन रहा हो या कोई अपना दर्द सुना रहा हो। लेकिन जैसे ही वो नदी से लौटता सब कुछ बदल जाया करता। लेकिन उनकी आंखों में क्रोध रहती। अचानक बिना वजह वो बेकाबू हो जाया करते और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ते। मगर घर की दहलीज पर कदम रखते ही उनका चेहरा बदल जाता, सांस थम सी जाती, जैसे किसी ने उनके भीतर की आग एक ही पल में बुझा दिया हो। और फिर वो खामोशी जो अब घर की दीवारों में भी बसने लगी थी। आखिर एक दिन रीमा ने पूछ ही लिया, क्यों करते हो आप ऐसा? चोरी से चावल कहाँ ले जाते हैं? रंजन कुछ पल चुप रहा। उनकी आंखें खाली थी और फिर उन्होंने ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी आवाज में कहा, रीमा, वो भूखा है। रीमा की रूह कांप गई। उन्होंने कांपते होंठों से पूछा, कौन भूखा? क्या कह रहे हैं आप? रंजन ने धीरे से मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत नहीं, बस किसी अंधेरे की सुख की झलक थी। रंजन ने सिर झुकाकर कहा, जो पानी में रहता है वो मुझे पुकारता है रीमा, हर रात, हर रोज, हर वक्त। रीमा, रीमा, मैं तकलीफ में हूँ रीमा। रीमा का दिल डर से सहम गया। उनकी सांस अटक गई। उनके कानों में जैसे किसी ने धीरे से वही आवाज दोहरा दी, अधूरे शब्द जिसे समझ पाना लगभग ना के बराबर था। रीमा की आंखों के सामने वही दृश्य तैर उठा, वही नदी, वही स्थिर पानी और उसकी गहराई में एक स्त्री की परछाई। स्त्री कहे या कुछ और, जिन्हें समझाना काफी मुश्किल है। लेकिन वो जो भी परछाई थी काफी डरावनी थी, कभी हंसते हुए तो कभी किसी को बुलाती हुई। रीमा के पीठ पर सिरन दौड़ गई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, रंजन, उस नदी के पास आप मत जाया करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रंजन की मुस्कान और गहरी हो गई। रीमा, अब देर हो चुकी है रीमा, वो बोले। अब वो नाराज नहीं होता। वो नदी अब मेरे साथ बात करती है। रीमा ने काफी हाथ पैर पकड़े, लेकिन रंजन तब तक सो चुका था, या यूं कहें कि वो कोई और ही दुनिया में चले गए थे। उस रात से घर में डर स्थायी मेहमान बन गया। घर का माहौल भी उस डर के मेहमान से भयभीत हो चुका था। नियोर ये बात समझ चुका था। उनके लिए तो उनके बड़े भैया ईश्वर समान थे, पर रीमा ने उस नज़र को देखा था, वो नज़र जहाँ पानी की परछाइयाँ झिलमिला रही थी। रात को अब रीमा सो नहीं पाया करती थी। हर रात मंदिर की दिशा की तरफ कोई फुसफुसाहट आया करती, खिड़कियाँ अपने आप खुल जाया करती और वो फुसफुसाहट में पहले हल्की, फिर गहरी, फिर भारी, कभी कोई स्त्री की हंसी तो कभी किसी और की, कभी पानी टपकने की आवाज़ आया करती है तो कभी कुछ और आवाज़। लेकिन अब हर रात, हर वक्त सब कुछ बदल चुका था। घर पे वही लोग थे, वही दीवारें, पर माहौल अब वैसा नहीं था। दोनों भाई अब कभी साथ दिखाई नहीं दिया करते थे। न्योर की हंसी अब आंगन में गूंजती नहीं थी और रंजन, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। हर रात के सन्नाटे में जब सब कोई सो जाते तो रंजन अकेला बरामदे में खड़ा रहता, स्थिर, बिना हिले। उनकी नजरें हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ टिकी रहती, जैसे अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ नियोर
अपने बड़े भाई को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। दूर दूर जाकर काम करता, दूसरे की टूटी दीवारें ठीक करता, छत के पुराने बांस बदलते, किसानों के औजार नए बनवाते। हर काम पर उसका पसीना और उम्मीद थी। एक शाम घर वापस आने के बाद नियोर ने जब कहा, भैया ये सब हम दोनों ने मिलकर बनाया है। ये बात सुनते ही रंजन काफी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ये घर मेरा है, सुना तूने? और इसमें जो रहता है ये भी सब मेरा है। लेकिन ये बातें नियोर को तोड़ गई। एक दर्द ऐसा जो उसके दिल के भीतर तक चीर गया। आंखों से बिना कुछ कहे आंसुओं की धार नियोर के गालों को छूती हुई धरती को भिगोने लगी। रंजन ने सख्त स्वर में कहा, तेरे आंसू और तेरी मेहनत दोनों अब मेरे नहीं, और ना ही तू। दूर हो जा मेरी नजरों से और इस कमरे से। तू चला जा यहाँ से। नियोर ने धीमे स्वर में कहा, भैया आप चाहे जितना हमसे नाराज रहिए, पर एक दिन आएगा जब आप हमसे पहले जैसा स्नेह करेंगे। एक दिन भैया जब आपकी मुस्कान फिर से हमारी होगी। भैया जो मेरी गलती है मुझे माफ़ करें। अब नियोर पूरी तरह टूट चुका था। घर की बात थी इसलिए वो कुछ भी किसी को कह नहीं सका, ना ही ये बात रंजन को वो कह सकता था। नियोर अब काफ़ी उदास रहने लगा था। दूसरी तरफ रंजन के घर वाले जब भी आया करते, रंजन बिना कुछ कहे कभी खेतों की ओर निकल जाया करता तो कभी नदी किनारे जाकर घंटों बैठा रहता। लेकिन उसी घर पे माँ की पूजा अर्चना से और ईश्वर की कृपा के कारण धीरे धीरे घर पे फिर से रौनक लौटने लगी। पर अजीब बात यह थी कि हर चीज़ पर अब रंजन का हक था। वह हर वस्तु को, हर आवाज़ को अपने नाम से जोड़ने लगा। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और आखिरकार जुलाई का वो तारीख आ ही गया जिस दिन नियोर और रंजन की शादी होने वाली थी। गांव में चारों तरफ खुशी की लहर थी। ढोल की आवाज़, ना जाने कितने वाद्य यंत्रों की आवाज़ों से पूरा गांव झूम उठा था। हर एक लोगों के बीच थी हंसी। हर कोई नियोर के शादी में अपने आप ही झूम रहा था। धूमधाम से शादी हुई, सब खुश थे। रीमा की आंखों में राहत थी। माँ ने भी महीनों के बाद मुस्कुराया था। लगता था जैसे आखिरकार वो घर फिर जीवन से भर गया हो। लेकिन एक बात, एक छोटी सी पर अजीब बात जो किसी के मुंह से नहीं निकली, वो थी उस बूढ़े को न्योता। नियोर ने ये बात को ध्यान नहीं दिया, या शायद उन्हें वो बुलाना भूल गया था, या यूं कहें कि किसी ने जानबूझकर उसे भुला दिया था। शादी के बाद कुछ हफ्तों तक घर में सचमुच की रौनक रही। आंगन में हंसी की गूंज, बरामदे में धूप में सूखते कपड़े और दुल्हन की पायल की मीठी झनकार, सब कुछ जैसे किसी नई शुरुआत की निशानी थी। लेकिन हर रात जब अंधेरा घिरता, कहीं से हल्की सिसकारी सुनाई देती। रंजन, नई दुल्हन। पहले तो रंजन ने सोचा हवा की आवाज़ होगी, फिर वो सिसकारी हर रात ठीक आधी रात को मंदिर की दिशा की तरफ से आया करती। पहली बार वो आवाज़ सुनी तो उसे लगता कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। धीरे धीरे रंजन ने महसूस किया कि वो आवाज़ नहीं थी, वो सांस थी, किसी ऐसी चीज़ की जो जिंदा भी थी और नहीं भी। लेकिन नियोर के शादी के बाद रंजन अब और भी अजीब हो गए थे। वो दिन में चुप रहते, किसी से बात नहीं करते। वो अपनी बंद आंखों से किसी अनजान चीज़ से संवाद करने लगते। उनकी फुसफुसाहट इतनी धीमी होती कि सिर्फ हवा ही उन्हें सुन पाया करती। और जैसे ही सूरज ढलता और लालिमा आकाश को घेरा करती, रंजन नदी के किनारे गायब हो जाया करती। उनका ये अलगाव रीमा के मन में डर का बीज बो रहा था। ये सब देखते हुए रीमा का सब्र का बांध अब टूट चुका था। रीमा ने एक बार चुपके से उनका पीछा किया। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से सना था।
और हर कदम पर रीमा के जूते धंस रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। उनके हाथ पर एक लालटेन थी और उनकी पीली रोशनी कीचड़ भरे रास्ते पर अजीबोगरीब परछाइयाँ बना रही थी। हवा में घिनौनी गंध थी, सरे मांस की, ताजे खून की और कुछ ऐसा जो इस दुनिया से बाहर का था। ये दृश्य देखते हुए रीमा के शब्द कम पड़ रहे थे। रीमा ने देखा रंजन नदी के पास पहुंच चुके थे और वो नदी के पास झुके और धीरे से थैली खोली। रीमा की आंख भय से फैल गई थी। चारों तरफ अंधेरे का झुरमुट, अजीब सी डरावनी आवाज और इतनी डरावनी माहौल बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था हर वक्त हर कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन अपने पति के लिए रीमा वहीं खड़ी रही। लेकिन रंजन अजीब तरह से मुस्कुराकर नदी की पानी से बात कर रहा था। वो नदी के पास अपना मुख रखते हुए धीरे से फुसफुसा कर कहा, ले, खाना लाया हूँ तेरे लिए। आज क्या देगा तू मुझे? आज भर पेट खा। आज खाने के साथ और भी कुछ है। यह आवाज़ इतनी धीमी और भयानक थी कि रीमा को लगा उसके कानों में गरम शीशे पिघलाकर डाल दिए गए हों। रंजन ने उस जगह पर बैठा और एक सवाल का जवाब नदी को देने लगा। लोरी सुननी है तुझे? वही पुराने वाली। और वहीं बैठकर रंजन ने एक ऐसी धुन गुनगुनाने लगे जो उन्हें कभी काफी पसंद आया करता था। गुमसुम बरखा की झोली सताए जाए रे, तेरी आंचल तेरी लोरी, तेरी आंचल तेरी लोरी कहाँ खो गई रे। रीमा ने काफी बार सुनी है, लेकिन आज ये गीत अब डरावना लग रहा था, जैसे कोई भूत गा रहा हो। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उनकी पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। अब रीमा डर से सहम गई थी। वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी और वो भागी। जितनी तेज भाग सकती थी भाग रही थी। घर की तरफ कीचड़ में फिसलती, कांटों से उलझती वो भागती रही, लेकिन पीछे से वो आवाज़ अब उसके कानों में चिपक गई। वो फुसफुसाहट अब और गूंज रही थी। रीमा, हमें पता है तूने हमें देखा है, तो सब देख चुके हैं। जैसे ही रीमा को रंजन ने देखा, उनकी आंखों में भयानक गुस्सा था और वो गुस्से की चमक जो इंसान की नहीं हो सकती थी। और साथ ही साथ रंजन रीमा के पीछे दौड़ने लगा, उसका पीछा करने लगा। और फिर कहानी यही थमती नहीं है। रंजन की वो हंसी, रीमा की वो चीख और वो नदी का सन्नाटा अब भी काफी कुछ कहता है। तो दोस्तों, यही थी इस डरावनी कहानी का दूसरा अध्याय। पर ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि आने वाले हिस्से में आप जानेंगे रंजन और रीमा के साथ आखिर क्या हुआ और वह अदृश्य साया जो अब सिर्फ नदी तक नहीं पूरे गांव की ओर बढ़ रही थी। कौन बचेगा और कौन डूबेगा और कौन बनेगा नदी का अगला हिस्सा। इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले अध्याय का, जहां सन्नाटा बोलेगा और पानी अपने रहस्य खुद बताएगी। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ आप तक ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।